हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ब्स के बारे में। इंग्लिश ग्रामर का अगर कोई दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वो है वर्ब और टेंसेस। इन दोनों को आपने अगर अच्छे से सीख लिया तो समझिए सारा इंग्लिश सीख लिया। सारा इंग्लिश इन्हीं दो के आसपास घूमता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक कहने का मतलब कि वर्ब्स के थ्रू हम टेंसेस को दर्शाते हैं। टेंसेस को दर्शाने के लिए वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ राम एट मैंगो येस्टरडे, राम ने कल आम खाया था, ईट का बन गया एट। इसी की जगह पे अगर कहूँ राम इज ईटिंग मैंगो टुडे, तो हो जाएगा राम आज आम खा रहा है। और राम विल ईट मैंगो टुमारो, तो हो जाएगा कि राम कल आम खाएगा। आप देख रहे हैं वर्ब को चेंज करके थोड़ा थोड़ा, और उसके साथ या तो कोई दूसरा एक एडिशनल वर्ड ऐड करके उसका मीनिंग हम बदल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सीखेंगे। लंबा थोड़ा वीडियो है, थोड़ा पेशेंस के साथ बैठिएगा प्लीज़। ये कोई नाउन के जैसा सिंपल टॉपिक नहीं है, नाउन प्रोनाउन के जैसा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा इंग्लिश इसी के आसपास घूमता है। दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जो आप सोच सकते हो और उसमें कोई वर्ब ना हो। आप सोच के देखिए 2 मिनट, कोई सेंटेंस नहीं मिलेगा। हर सेंटेंस में कोई ना कोई क्रिया हो रही है। वर्ब कहने का मतलब क्रिया, या तो कोई फिजिकल एक्शन हो रहा होगा या फिर कोई मेंटल एक्शन। ये क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले कि मैं आपको एक्चुअल वर्ब पढ़ाना शुरू करूं, आइए एक बार मैं अपने चैनल से आप लोगों को रूबरू करा देता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल इसमें मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। कोई बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहता है, इसके पहले आज तक कभी इंग्लिश से उसका पाला नहीं पड़ा, कभी नहीं सीखा उसने, तो भी मेरे वीडियोस देख के वो सीख सकता है। पहले वीडियो में मैंने बताया है कि अपने दिमाग से इंग्लिश सीखने का डर कैसे भगाएं। दोस्तों, हम जब भी इंग्लिश सीखने का सोचते हैं तो हमें यही लगता है कि यार बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत कुछ सीखना है, पढ़ना है, इसमें हमसे हो ना पाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों। इंग्लिश सीखना हिंदी सीखने से भी आसान है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा आप लोगों को टिप्स देता हूँ। हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, जबकि इंग्लिश में मात्र 26 होते हैं। सो बेसिकली आधे। 39 कॉन्सोनेंट्स हैं यानी व्यंजन, 13 वॉवेल्स हैं हिंदी में जिन्हें स्वर कहते हैं, जबकि इंग्लिश में मात्र 21 कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 वॉवेल्स हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि इंग्लिश सीखना ज़्यादा आसान है कि हिंदी। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, जिनको देखने के बाद, सुनने के बाद आपको इंग्लिश ईजी लगने लगेगा, इंग्लिश सीखना ईजी लगने लगेगा। आपके अंदर से भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं सीख सकता हूँ। मेरे दूसरे वीडियो में मैंने बताया है कि इंग्लिश सीखने के लिए पढ़ना क्या क्या है। सो बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हो गया ग्रामर और दूसरा हो गया वोकैबुलरी। सो ग्रामर इज़ लाइक आपके एक दीवार बनाने में, एक घर बनाने में सीमेंट, बालू, पानी, गिट्टी, ये सब इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया ग्रामर। और वोकैबुलरी हो गया आपकी ईंटें। एक एक ईंट जोड़ जोड़ के इसी सीमेंट, बालू, गिट्टी से हम जोड़ जोड़ के दीवार बनाते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में वोकैबुलरी ईंटों की तरह है और ग्रामर हो गया आपका ये सीमेंट, बालू, पानी वगैरह वगैरह। तो इन दोनों चीज़ों को जब तक नहीं मिलाएंगे तो ना तो दीवार खड़ी होगी, ना आप इंग्लिश सीख पाएंगे। तो इस वाली वीडियो में बहुत ही डिटेल से मैंने बताया है कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर मेन ग्रामर यहाँ से स्टार्ट होता है, नाउन्स। बिल्कुल स्टार्ट से मैंने बिल्कुल बेसिक, जो सबसे बेसिक चीज़ होती है ग्रामर की, उसको पकड़ा है। नाउन्स के बारे में पूरा A to Z बताया है मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको नाउन्स के बारे में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, सारा कुछ बता दिया है मैंने इसमें। अब आते हैं डे 4, ऑल अबाउट प्रोनाउंस। इस वाले वीडियो में प्रोनाउंस के बारे में A to Z जानकारी है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेज यानी कि प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू आप बहुत ही आसानी से
चीज़ें सीख सकते हैं। उसके बाद बीच बीच में मैं एक एक वर्ब पकड़ूंगा और उनके सारे फॉर्म्स बताऊंगा, V1, V2, V3, V4, V5। V1 हो गया आपका बेस फॉर्म, V2 है सिंपल पास्ट, V3 है पास्ट पार्टिसिपल, V4 हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, V5 सिंपल प्रेजेंट। इनके क्या क्या गो का क्या क्या अलग अलग फॉर्म बनता है और उनसे सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं, इन वीडियोस में, इस वाले वीडियो में मैंने ये बताया है। फिर ये एक और सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब है इंग्लिश ग्रामर का, बी। एक अकेले बी से इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग ये सारे बनते हैं और इनसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं आप। तो इस तरह से बिल्कुल बेसिक से आप ये सीख सकते हैं। और शॉर्ट्स में आपको मिलेगा एक एक वर्ड का मैंने हिंदी मीनिंग बताया है और उसके एग्जांपल्स भी बताए हैं, तो आपको तो आप बहुत ही आसानी से एक एक वर्ड से सीख सकते हैं, एक एक वर्ड सीख सकते हैं इंग्लिश के। चलिए अब यहाँ से हम लोग एक्चुअल वर्ब पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों वर्ब क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड which tells about a mental or a physical action that is happening in a sentence. एक क्रिया एक ऐसा शब्द है जो एक मानसिक या शारीरिक क्रिया के बारे में बताता है जो कि एक वाक्य में हो रहा है। कहने का मतलब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में क्या एक्शन हो रहा है यह हमें उस एक शब्द से पता चलता है और उसे कहते हैं क्रिया। अब मेनली इंग्लिश ग्रामर में मोटा मोटी अगर कहा जाए तो दो तरह के वर्ब्स होते हैं। एक हो गया आपका शारीरिक क्रिया यानी फिजिकल एक्शन, और दूसरा हो गया मानसिक क्रियाएं यानी मेंटल एक्शन। शारीरिक क्रियाएं वो होंगी जिनमें आपको बॉडी के मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, आपका हाथ चल रहा होगा, पाँव चल रहा होगा, मुंह चल रहा होगा, आंखें चल रही होंगी, कुछ ना कुछ बॉडी का उसमें फिजिकल एक्शन आपको देखने को मिलेगा। मानसिक क्रियाएं वो होती हैं जो मन में चलती हैं, हमारे दिमाग में चलती हैं। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। फिजिकल एक्शन वर्ब्स हैं रीड, राइट, ईट, प्ले, स्लीप एटसेट्रा। पढ़ना, लिखना, खाना, खेलना इत्यादि। इनमें कुछ ना कुछ हर एक में फिजिकल एक एक्शन आपको देखने को मिलेगा। जब हम रीड करते हैं, जब पढ़ते हैं, तो हमारा दिमाग चल रहा होता है, हमारी आंखें चल रही होती हैं, आंखें अपना काम कर रही होती हैं। जब लिखते हैं तो हाथ चल रहा होता है, जब खाते हैं तो मुंह चल रहा होता है, जब खेलते हैं तो पूरा बॉडी का सारा एक एक अंग मूवमेंट दिखलाता है। उसके बाद है मेंटल एक्शन वर्ब्स जो मन में चलते हैं, ऐसे एक्शन। तो ये हैं कुछ एग्जांपल्स: नो, थिंक, अग्री, फील, हैव, इज, एम, आर एटसेट्रा। नो मतलब हो गया जानना, थिंक मतलब विचार करना, सोचना, अग्री मतलब सहमत होना, फील मतलब महसूस करना, हैव, इज, एम, आर है, हूँ, हैं इत्यादि। तो ये वाले जो वर्ब्स हैं ये सिर्फ हमारे दिमाग में, हमारे मन में होते हैं, बाहर कोई फिजिकल एक्शन नहीं दिखता है, इसलिए इन्हें मेंटल एक्शन वर्ब्स कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आपको मेनली ये दो ही तरह के वर्ब्स होते हैं, फिजिकल एक्शन वर्ब्स और मेंटल एक्शन वर्ब्स। इस पे मैंने बहुत सारे एक्सरसाइजेज भी दिए हैं, आगे चल के फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ट्रू फॉल्स रहेगा, करेक्ट आंसर सिलेक्ट करने वाला रहेगा। तो इस तरह से आप एग्जांपल्स के थ्रू ये आपको एक अच्छी पकड़ बन जाएगी इस वर्ब पे। लेकिन इन एग्जांपल्स को, इन प्रैक्टिस सेट्स को बनाने के पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा वर्ब्स के बारे में। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स के थ्रू फिजिकल एक्शन वर्ब दिखाने की कोशिश की है। वॉक, रन, राइड, सिट डाउन, स्टैंड अप, फाइट, इन सभी में एक फिजिकल एक्शन है। आप इत्मीनान से इसको, वीडियो को पॉज करके एक एक को आप पढ़िए और उसके पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें क्या हो रहा है।
इसमें भी ये सारे फिजिकल एक्शन वाले वर्ब हैं, राइट, ओपन, क्लोज, स्लीप, लिखना, खोलना, बंद करना, सोना इत्यादि। वीडियो पॉज करके आप इत्मीनान से इनको देखिए, एक एक को आराम से धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप देखिए, तभी आप सीख पाएंगे। जल्दी का काम शैतान का दोस्तों। अब आते हैं मेंटल एक्शन वर्ब्स पे। इनका पिक्चर नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, मैं सेंटेंसेस के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ। आई नो द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है। तो ये जो पता है यानी कि नो, ये हमारे मन में है, हमारे दिमाग में है, बाहर कोई फिजिकल एक्शन नहीं दिख रहा है, तो इसलिए एक मेंटल एक्शन वर्ब है। शी थॉट दैट आई एम आस्किंग हर ऑन अ डेट। उसने सोचा कि मैं उसे डेट पर चलने के लिए पूछ रहा हूँ। उसने सोचा, थॉट, थॉट मतलब सोचना, थिंक से बना है थॉट, ये भी मन में चल रहा है, इसलिए एक मेंटल एक्शन वर्ब है। आई अग्री टू योर सजेशंस। मैं आपके सुझाव से सहमत हूँ। सहमत हूँ, आई अग्री, मन में है, मन में सहमति है, अगेन एक मेंटल एक्शन वर्ब हुआ ये। आई फील आई हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक दैन हिम। मुझे लगता है कि मुझे इस विषय की उससे बेहतर समझ है। लगता है, फील, तो ये एक मेंटल एक्शन वर्ब है। और एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैव अ वेग मेमोरी ऑफ माई फैमिली। मेरे पास अपने परिवार की एक अस्पष्ट स्मृति है। आई हैव के लिए है, मेरे पास है, क्या है, अ वेग मेमोरी। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कि धुंधला, यानी कि जो क्लियर ना हो, साफ साफ ना दिखे। मेमोरी यानी स्मृति। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। यहां आई एम के लिए आई एम नॉट फीलिंग के लिए नहीं कर रहा हूं, महसूस नहीं कर रहा हूं। ही इज अवेयर दैट ही इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स। वह जानता है कि वह परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयार है। मन में तैयारी है उसकी, वो मन में तैयार है। ही इज अवेयर, कोई फिजिकल एक्शन नहीं दिखने को मिलेगा बाहर से आपको, जो भी है उसके मन में है, उसके दिमाग में। अवेयर मतलब जानना, वह जानता है। दे आर रेडी टू राइड ऑन द रोलर कोस्टर। वे रोलर कोस्टर पर सवारी करने के लिए तैयार हैं, आर, मन में तैयारी कर ली उन्होंने कि हाँ रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर अगर आप जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता दूं, एक मेले में अगर आपने देखा होगा, ऊपर नीचे, अचानक से ऊपर चला जाएगा, अचानक से नीचे आ जाता है, एक तरह का समझिए छोटा सा कार उस पर अटैच होता है, एक रेलवे का ट्रैक होता है उस तरह का, तो उस पर वो ऊपर नीचे होता रहता है, लोग उस पर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। सॉरी, ये थोड़ा स्लाइड काफी आगे निकल गया। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ वर्ब्स। वर्ब का पर्पस क्या है? पर्पस कहने का मतलब कि काम क्या है, किस लिए यूज करते हैं। तो एक तो जो हमने पहले देखा कि किसी वाक्य में क्या एक्शन हो रहा है, किस तरह की क्रिया हो रही है, वो जानने के लिए। दूसरा है इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट एन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ऑकरेंस कहने का मतलब कि किसी घटना के होने का। तो जो वर्ड्स यूज होते हैं इस तरह के इवेंट को दिखलाने के लिए, इस तरह के एक्शन को दिखलाने के लिए, वो है हैपन और बिकम।
यह हमें एक घटने के बारे में भी बताता है। वर्ब जो है वो किसी घटना के घटने के बारे में बताता है कि वह कब होने वाला है, कैसे होने वाला है इत्यादि। या अगर कोई कुछ बन गया है तो उसे दर्शाने के लिए भी क्रिया के शब्दों का ही इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, द मीटिंग इज हैपनिंग एट 10 o'clock। तो यहाँ हैपनिंग जो वर्ड है, बैठक 10 बजे हो रही है। हैपनिंग यानी हो रही है 10 बजे। तो ये एक घटना है जो कि होने वाली है थोड़ी देर में, 10 बजे शुरू हो जाएगी। तो इसको दर्शाने के लिए ये जो हैपनिंग वर्ड है इसका इस्तेमाल किया गया है और यह एक तरह का वर्ब है। ही बिकेम एन IAS, वह IAS बन गया। अब यहाँ बिकेम जो है वो भी एक वर्ब है। कोई यहाँ पे फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है, कोई मन में भी किसी का नहीं चल रहा है, लेकिन कोई कुछ बन गया है तो उसको दर्शाने के लिए भी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। शी हैपन्स टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वह भारत की राष्ट्रपति हैं। अब हैपन्स टू बी का मतलब है। कोई कुछ होता है तो हम उसे कहते हैं ही हैपन्स टू बी सो एंड सो। ही और शी हैपन्स टू बी द CEO ऑफ सो एंड सो कंपनी, वो एक पर्टिकुलर कंपनी का CEO है। तो हैपन्स टू बी इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावे वर्ब क्या करता है, इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट अ पर्सन्स मेंटल और फिजिकल स्टेट ऑफ बीइंग। कहने का मतलब यह हमें किसी व्यक्ति की मानसिक या शारीरिक स्थिति के बारे में भी बताता है कि बंदा किस तरह के कंडीशन में है, फिजिकली और मेंटली। हाउ इज द पर्सन फिजिकली एंड मेंटली, इन व्हाट कंडीशन इज ही। व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कैसा है, किस स्थिति में है। एग्जाम्पल से देखते हैं, आई एम सिक, मैं बीमार हूं। एम के लिए हूं। कोई बंदा बीमार है तो वो बतलाने के लिए इस तरह से बताएगा, तो यह एक वर्ब है एम। मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था एम, आर, इज, वॉज, वर, ये सब सारे वर्ब्स हैं, बी के फॉर्म में। इस पे अलग से एक वीडियो बनाया है मैंने, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ही इज इन लव, वह प्यार में है। कोई फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है, वो उस स्थिति में है, वो प्यार में है। तो इसके लिए, इसको भी दर्शाने के लिए वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। दे आर एंग्री, वे नाराज हैं। अगेन आर यहाँ पे एक वर्ब है, कोई नाराज है तो उसको बतलाने के लिए आर का यूज किया गया है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। शी इज सैड, वह दुखी है। ये सारे वर्ब्स हैं, इज, एम, आर। तो ये 3 काम है मेनली वर्ब के। पहला कि सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है वो बताना है, या फिर सेंटेंस में कोई कुछ बन गया है वो बतलाने के लिए, किसी तरह की घटना होने वाली है या हो चुकी है या हो रही है उसको बतलाने के लिए। और थर्ड है कि बंदा या बंदी, जो भी इंसान है, वो किस स्थिति में है, मेंटली या फिजिकली, बीमार है, खुश है, दुखी है, गुस्से में। ये सब दर्शाने के लिए वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं कि वर्ब को पहचानेंगे कैसे। अभी इन सेंटेंसेस को देखते हैं। मीरा रीड्स रामायण एवरी मॉर्निंग। वैभव वेंट टू द मार्केट yesterday. He writes a letter to his family every month. She thought about becoming the topper of the class. तो जो रूल है वो कहता है कि लोकेशन कंपेयर टू द सब्जेक्ट। वर्ब्स ऑलमोस्ट ऑलवेज कम आफ्टर अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात किया जा रहा हो। मीरा रीड्स रामायण एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे मीरा के बारे में बात हो रहा है। मीरा एक सब्जेक्ट है और ये यूजुअली नाउन या प्रोनाउन होता है। वैभव वेंट टू द मार्केट yesterday. वैभव कल मार्केट गया। यहाँ सब्जेक्ट है वैभव।
तो इन सभी सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो नाउन हो या फिर प्रोनाउन ही शी, इसके जस्ट बगल में ही होता है वर्ब। रीड्स, वेंट, राइट्स, थॉट, पढ़ना, जाना, लिखना, सोचना। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि अच्छा ये वर्ब है, ठीक सब्जेक्ट के बगल में होगा, नाउन या प्रोनाउन के बाजू में। द वर्ब रीड्स कम्स आफ्टर द नाउन मीरा। रीड्स जो वर्ब है वो मीरा के ठीक बाद में आ रहा है। सो द एक्शन मीरा डज एवरी मॉर्निंग इज रीड्स। सो हर दिन सुबह मीरा क्या काम करती है, जो एक्शन जो करती है वो है कि पढ़ाई करती है, पढ़ती है, रामायण पढ़ती है। हिंस रीड्स इज अ वर्ब, इसलिए रीड्स एक वर्ब है, एक क्रिया है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो मेनली ये 5 तरह के वर्ब्स होते हैं। इनके अलावे भी हैं कुछ, लेकिन वो बहुत ही अभी कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा, वो आगे के एडवांस क्लासेस में बताऊंगा। अभी जो सिंपल बेसिक वाले वर्ब्स हैं ये इतना आप समझ लीजिए। इतना समझ लिए तो 70-80% वर्ब कवर हो गया आपका। तो पहला एक्शन वर्ब वो हमने देख लिया। फिजिकल और मेंटल 2 तरह के एक्शन होते हैं। फिर स्टेटिव वर्ब्स यानी स्टेट ऑफ बीइंग, बंदा किस स्थिति में है, किन हालात में है, मानसिक तौर पे, शारीरिक रूप से, वो देखा हमने। फिर आएगा मॉडल वर्ब्स, इसके बारे में बताऊंगा आगे। फिर लिंकिंग वर्ब्स है और ऑक्सिलरी वर्ब्स। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। तो पहला जैसा कि मैंने बताया एक्शन वर्ब, फिजिकल और मेंटल। इसके बारे में डिटेल से आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं और एग्जांपल्स के साथ बताया मैंने। फिर स्टेटिव वर्ब्स यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स, इज, एम, आर, इसके बारे में भी डिटेल से एग्जांपल्स के साथ बताया है। अब इसी स्टेटिव वर्ब में एक आ जाता है वर्ब्स रेफरिंग टू एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स। आपके अनुभव यानी एक्सपीरियंसेस और जो आप महसूस करते हैं यानी फीलिंग्स, उनको लेकर भी वर्ब्स हैं। एग्जांपल्स देख लेंगे हम लोग। पहले देखते हैं उसका डेफिनेशन। These are verbs that refer to something that you can feel or experience and do not involve any kind of physical movement. ये वैसे वर्ब होंगे जिनमें किसी भी तरह का फिजिकल मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, बस आप उसको महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। लव, प्यार, हेट, घृणा करना, एनवी, ईर्ष्या, बिलीव, विश्वास करना, ट्रस्ट, भरोसा करना। तो ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इत्मीनान से एक एक वर्ब को समझिए। इनके हिंदी मीनिंग्स भी दिए हुए हैं मैंने। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार इस तरह के वर्ब्स का। आई लव माई सिस्टर अ लॉट, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। तो यहाँ जो लव है ये एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है। और सेकंड वाला जो कैटेगरी है फील और एक्सपीरियंस वाला, उस वाले कैटेगरी का वर्ब है। आई हेट व्हेन पीपल फाइट ईच अदर, मुझे नफरत है जब लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। हेट यानी नफरत। दोज हु एनवी अदर्स डू नॉट ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उन्हें मन की शांति नहीं मिलती है। एनवी करना मतलब ईर्ष्या करना। तो ये एक इस तरह का वर्ब है जो कि इंसान अपने मन में सोच सकता है, उसके दिमाग में होता है, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं मिलेगा इसमें आपको। बिलीव मी, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मेरा विश्वास करो, बिलीव मी, मैं सच कह रहा हूँ। अगेन कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है, मन में है कि आप मेरा विश्वास करें। आई ट्रस्ट नो वन बट माई सेल्फ, मुझे खुद के अलावे किसी और पर भरोसा नहीं है। ट्रस्ट यानी भरोसा, अगेन एक स्टेटिव वर्ब है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब के बारे में। इस कैटेगरी के वर्ब्स का बहुत इस्तेमाल होता है, हमारे दिन अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं इसको। मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स
that are used along with main verbs to show ability, possibility, intent, necessity, permission, request, habit, suggestion and command by the subject in these situations. मॉडल क्रियाएं उन क्रियाओं को कहते हैं जो वाक्य के विषय द्वारा क्षमता, संभावना, इरादा, आवश्यकता, अनुमति, अनुरोध, आदत, सुझाव और आज्ञा दिखाने के लिए मुख्य क्रियाओं के साथ उपयोग की जाती हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं क्या क्या वर्ड्स हैं जो इस तरह के मॉडल वर्ब्स में आते हैं। तो वो है कैन, मे, माइट, कुड। कैन मतलब सकना, सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं। मे यानी क्या मैं, माइट यानी शक्ति, कुड अगेन सकना, सकती हूँ, सकते हैं। कैन और कुड का एक ही मतलब है बट अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से यूज होता है। शुड, वुड, विल, मस्ट। तो जो पहला मॉडल वर्ब है वो एबिलिटी दिखाने के लिए कौन कौन से वर्ब्स यूज होते हैं वो देखते हैं। कैन और कुड क्षमता दिखलाने के लिए। सेंटेंसेस है आई कैन स्विम 100 मीटर्स, मैं 100 मीटर तैर सकता हूँ, यानी मेरे अंदर क्षमता है 100 मीटर तैरने की। कैन यू स्विम 100 मीटर्स, मैं सामने वाले से पूछ रहा हूँ कि भाई क्या आपकी क्षमता है, क्या आप 100 मीटर तैर सकते हैं। वो कहता है यस आई कैन, वो अपनी क्षमता दिखलाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। या फिर कहेगा कि नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरी क्षमता नहीं है वो करने की। कुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। आई कुड प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तब क्रिकेट खेल सकता था। तो पास्ट टेंस दिखलाने के लिए कुड का इस्तेमाल होता है। बच्चे की क्षमता उस समय थी जब वो छोटा था, तब वो क्रिकेट खेल सकता था, अब शायद नहीं खेल सकता है। वी कुड हैव स्टडीड वेल फॉर द एग्जाम्स, हम परीक्षा के लिए अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते थे। हमारी क्षमता थी कि हम परीक्षा के लिए अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते थे बट हमने नहीं किया। अगेन एक पास्ट टेंस है, पास्ट में वो घटना हो चुकी है, एग्जाम हो चुका है, जो तैयारी करनी थी वो कर चुके हैं। तो उसको दिखलाने के लिए कुड का इस्तेमाल हुआ है। ही कुड हैव क्रैक्ड यूपीएससी, वह यूपीएससी की परीक्षा पास कर सकता था। शी कुडंट हैव लेफ्ट हिम बिहाइंड, वो उसे पीछे नहीं छोड़ सकती थी, उसकी क्षमता नहीं थी कि वो उसे पीछे छोड़ दे। हाँ भाई उसकी क्षमता थी कि वो यूपीएससी क्रैक कर सकता था बट उसने नहीं किया, प्रोबेबली क्योंकि उसने तैयारी नहीं की उस हिसाब से। तो इस तरह से क्षमता दिखलाने के लिए कैन और कुड का इस्तेमाल होता है। जो अगला मॉडल वर्ब है वो संभावना दिखलाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी पॉसिबिलिटी। कुड, मे और माइट। आई कुड हैव हिट यू, मैं तुम्हें मार सकता था, यानी संभावना थी कि मैं तुम्हें हिट कर सकता था, मैं तुम्हें किसी चीज से मार सकता था या टक्कर मार सकता था, गाड़ी से चल रहा था। द बेबी कुड हैव गॉन टू द पार्क, बच्ची पार्क में गई होगी, इस बात की संभावना है। दे कुड हैव लिव्ड हियर सम टाइम अगो, वे कुछ समय पहले यहाँ रहे होंगे, इस बात की संभावना है कि वे कुछ समय पहले यहाँ रहे होंगे। A lot of crime could have been prevented if the police were alert, अगर पुलिस सतर्क होती तो बहुत सारे अपराधों को रोका जा सकता था, इस बात की संभावना थी। तो इन सेंटेंसेस को, इस तरह के सेंटेंसेस को दिखलाने के लिए कुड का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं मे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। शी मे बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वह भारत की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बन सकती है। शी मे बिकम, बन सकती है, संभावना है।
I may not have time to complete my homework today. मेरे पास आज अपना होमवर्क पूरा करने का समय नहीं हो सकता है। इस बात की संभावना है कि मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाऊँ। We may have a problem tomorrow. हमें कल समस्या हो सकती है। इस बात की संभावना है। She may see him tomorrow before she leaves. वह कल जाने से पहले उससे मिल सकती है। इस बात की संभावना है कि वह उससे मिल सकती है। तो इस तरह से हम संभावना जहाँ पे हो उस तरह के सेंटेंसेस को दिखाने के लिए may का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं might पे। Seeing the clouds, I can say that it might rain today. बादलों को देखकर मैं कह सकता हूँ कि आज बारिश हो सकती है। संभावना है इस बात की, बादलों को देखकर मुझे लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है। I might study math in inter. मैं इंटर में गणित पढ़ सकता हूँ। इस बात की संभावना है कि शायद मैं मैथ्स लूँ इंटर में। I am afraid that I might be late. मुझे डर है कि मुझे देर हो सकती है। इस बात की संभावना है कि मुझे देर हो सकती है। I might not go to the party. I haven't decided yet. मैं पार्टी में शायद नहीं जाऊंगा, मैंने अभी फैसला नहीं किया है। मतलब इस बात की संभावना है कि मैं जा भी सकता हूँ और नहीं भी जा सकता हूँ, मैंने अभी फैसला नहीं किया। फिर आता है इंटेंट यानी इरादा। विल, माइट और शैल के वर्ड्स को यूज करके हम इरादा दर्शा सकते हैं एक सेंटेंस में। I will share my notes with you. मैं आपके साथ अपने नोट्स साझा करूंगा। मेरे मन में इस तरह का इरादा है कि हाँ मैं आपके साथ नोट्स साझा करूंगा। I will share. I might study math in inter. मैं इंटर में गणित पढ़ सकता हूँ। पिछले वाले स्लाइड में आपने देखा सेम सेंटेंस है I might study math in inter, लेकिन वहाँ पे संभावना थी इस बात की कि हाँ शायद मैं पढ़ सकता हूँ। यहाँ पे बात आती है इरादे की। क्या मेरा इरादा है, क्या मेरी इच्छा है पढ़ने की? तो यहाँ पे सेंटेंस में है कि आई माइट स्टडी, हाँ मैं पढ़ सकता हूँ शायद, मेरा इरादा है ऐसा। आई शैल गो टू द टेम्पल टुडे, मैं आज मंदिर जाऊंगा, मेरा इरादा है कि हाँ आज मैं मंदिर जाऊंगा। फिर आता है नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन, आवश्यकता या कर्तव्य। मस्ट हैव एंड नीड, ये तीन वर्ड्स को यूज करके इस तरह के सेंटेंसेस दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। वी मस्ट वेट फॉर एवरीवन बिफोर वी स्टार्ट ईटिंग, खाना शुरू करने से पहले हमें हर किसी का इंतजार करना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक तरह का आवश्यकता भी है और कर्तव्य भी है हमारा कि हम जब खाना शुरू करें उसके पहले घर के जितने मेंबर्स हैं सभी का इंतजार करें, जब सब लोग आ जाएं तभी खाना शुरू करें। आई हैव टू अटेंड दिस मीटिंग, मुझे इस मीटिंग में, मुझे इस बैठक में भाग लेना ही है, एक आवश्यकता है। आई नीड टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर आई गो टू प्ले, मुझे खेलने जाने से पहले इस काम को पूरा करना ही है। नीड अगेन एक आवश्यकता है। आई एम सॉरी, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, खांसी है काफी। नेक्स्ट आते हैं परमिशन यानी अनुमति। मे और कुड का इस्तेमाल करके हम परमिशन वाले सेंटेंस बना सकते हैं। मे आई गो टू प्ले मॉम, माँ क्या मैं खेलने जा सकता हूँ? मुझे माँ की परमिशन चाहिए, माँ की अनुमति चाहिए, तो मैं इस तरह से पूछूंगा मे आई, मे पहले लगेगा। कुड यू प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, क्या आप कृपया मुझे बोलने की अनुमति दे सकते हैं? किसी से अगर ये पूछना है कि क्या आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे तो मैं बोलूँ, तो आप इसको बहुत ही पोलाइट तरीके से इस तरह से पूछ सकते हैं, कुड यू प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, क्या आप कृपया मुझे बोलने की अनुमति दे सकते हैं? फिर आता है रिक्वेस्ट यानी अनुरोध। विल, वुड, कैन और कुड को यूज करके हम किसी से रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस बोल सकते हैं। विल यू प्लीज स्टॉप प्लेइंग लाउड म्यूजिक, क्या आप कृपया तेज संगीत बजाना बंद कर देंगे? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी से कि आप कृपया तेज संगीत जो आप बजा रहे हैं इसको बंद कर दीजिए। वुड यू प्लीज हेल्प मी कंप्लीट दिस वर्क, क्या आप कृपया इस काम को पूरा करने में मेरी मदद कर सकते हैं? कैन आई गेट अ कप ऑफ कॉफी,
मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या मुझे कप कॉफ़ी मिल सकती है? कुड यू प्लीज़ पास मी अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या आप मुझे एक ग्लास पानी दे सकते हैं? तो इस तरह से हम रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस इन वर्ड्स को यूज करके बना सकते हैं, विल, वुड, कैन और कुड। नेक्स्ट है हैबिट यानी आदत। विल, वुड, यूज टू, इनको यूज करके हम आदत वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं। एवरी डे आई विल रीच माई ऑफिस अर्ली। हर दिन मैं अपने कार्यालय जल्दी पहुंच जाता हूँ। तो ये आदत है एक उस इंसान की, तो उसने ऐसे सेंटेंस बनाया। एवरी डे आई विल रीच माई ऑफिस अर्ली। आई वुड वाटर दिस प्लांट्स एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू कॉलेज। मैं हर सुबह कॉलेज जाने से पहले इन पौधों को पानी देता था। उसकी आदत है ये, हर दिन सुबह कॉलेज जाने से पहले पौधों को पानी देता है। तो इसका सेंटेंस इस तरह से बन सकता है। आई यूज्ड टू राइट अ लेटर टू माई फैमिली एवरी मंथ व्हेन आई वाज इन आर्मी। जब मैं सेना में था तो मैं हर महीने अपने परिवार को एक पत्र लिखता था, ये उसकी आदत थी। तो यूज टू, वुड, विल, इन वर्ड्स को यूज करके हम इस तरह के आदत वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है सजेशन यानी सुझाव। शुड वर्ड यूज करके बन सकता है ये। यू शुड ट्राई टू डू सम एक्सरसाइज इफ यू वांट टू बी फिट। किसी को अगर आपको सलाह देना है, सुझाव देना है, सजेशन देना है, तो इस तरह से आप शुड वर्ड को यूज कर सकते हैं। यदि आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको कुछ व्यायाम करने की कोशिश करनी चाहिए। शुड, करनी चाहिए। हाँ, ये एक एग्जाम्पल देखिए, ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा करते हैं हम। हमें भले इस चीज़ का नॉलेज नहीं हो, फिर भी बड़े बड़ों को हम सलाह देते हैं। धोनी शुड बैट एट नंबर 3 इफ ही वांट्स टू स्कोर हाई रन्स। धोनी अगर ज़्यादा रन बनाना चाहते हैं तो उन्हें नंबर 3 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। करनी चाहिए, शुड। यहाँ पे हम धोनी को सलाह दे रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया है, आप किसी और का भी नाम ले सकते हैं। धोनी को सलाह की जरूरत है नहीं, वैसे जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आई शुड स्टडी इवन हार्डर इफ आई वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जाम। अगर मैं इस परीक्षा को पास करना चाहता हूँ तो मुझे और भी कठिन अध्ययन करना चाहिए। यहाँ मैं खुद को ही सलाह दे रहा हूँ। आई शुड स्टडी इवन हार्डर, मुझे और भी कठिन अध्ययन करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप दूसरों को ही सलाह दें, अपने आप को भी दे सकते हैं। कमांड यानी आज्ञा, हुक्म, ऑर्डर देना किसी को। मस्ट, हैव और नीड वर्ड्स को यूज करते हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे एक ही वर्ड अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीकों से यूज होता है। ये मस्ट, हैव और नीड पहले भी आपने एग्जांपल्स में देखा है, बट वहां अलग सिचुएशन था, यहाँ पे अलग सिचुएशन रहेगा। यू मस्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले तुम्हें अपने हाथ जरूर धोने चाहिए। यू मस्ट वॉश, जरूर धोने चाहिए। मैं ऑर्डर दे रहा हूँ अपने बच्चों को या किसी को भी। यू हैव टू बी प्रेजेंट फॉर टुमारोज मीटिंग। मैं अपने एम्प्लॉय को या अपने कलीग को, फ्रेंड को, जो भी है, उसको ऑर्डर दे रहा हूँ, आपको कल की बैठक के लिए उपस्थित होना ही होगा। यू नीड टू वियर अ नाइस ड्रेस फॉर टुमारोज फंक्शन। आपको कल के समारोह के लिए एक अच्छा पोशाक पहनना होगा। तो यहाँ पे हम ऑर्डर दे रहे हैं। तो इस तरह से मस्ट, हैव और नीड को, मस्ट, हैव और नीड को यूज करके ये कमांड वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं लिंकिंग वर्ब्स। ये एक और टाइप ऑफ वर्ब है। 5-6 जो मैंने वर्ब्स बताए थे शुरू में, एक्शन वर्ब्स, स्टेटिक वर्ब, मॉडल वर्ब्स, उसके बाद ये लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? अ लिंकिंग वर्ब, एज द नेम सजेस्ट्स, is used to link the subject, that is noun or pronoun, to the rest of the sentence. It acts like a bridge between the subject and the subject complement in a sentence. लिंकिंग वर्ब
क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि लिंक करता है। लिंक करने का मतलब कि जोड़ता है किसी दो चीज को। लिंकिंग वर्ब क्या करता है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, यानी कि वो या तो नाउन होगा, किसी का नाम होगा, या फिर प्रोनाउन होगा, ही, शी, इट, दे, वी, इसको सेंटेंस के बाकी हिस्से के साथ जोड़ता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। अभी डेफिनेशन देखते हैं। लिंकिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट को, यानी कि नाउन या प्रोनाउन को, सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ जोड़ता है। इट एक्ट्स like a bridge between the subject and the subject complement in a sentence. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब कि जो सब्जेक्ट के बारे में बतलाता हो, सब्जेक्ट की तारीफ करता हो, कुछ भी, तो उसको सब कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब जो है वो एक सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच ब्रिज का काम करता है। ब्रिज मतलब पुल, दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। द चाइल्ड लुक्स हैप्पी, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? चाइल्ड। सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह खुश दिख रहा है, हैप्पी दिख रहा है। तो ये कैसे बताते हैं, सब्जेक्ट को कैसे जोड़ रहे हैं और इसके साथ, हैप्पी के साथ? लुक्स, लग रहा है, दिख रहा है। तो ये लुक्स जो है ये लिंकिंग वर्ब हो गया। सब्जेक्ट को और उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो बतलाता है उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उसको जोड़ रहा है। शनाया सीम्स टू बी वेरी एनर्जेटिक टुडे, शनाया आज काफी ऊर्जावान नजर आ रही है। एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान। सब्जेक्ट क्या है यहाँ हमारा? नाउन है, शनाया। सब्जेक्ट के बारे में क्या बतलाया जा रहा है? बहुत ही एनर्जेटिक दिख रही है आज, आज काफी ऊर्जावान नजर आ रही है। तो ये जो दिख रही है उसके लिए ये सीम्स नजर आ रही है, तो इसलिए ये सीम्स जो है ये एक लिंकिंग वर्ब बन गया। द डिश स्मेल्स डिलीशियस, पकवान से अच्छी खुशबू आ रही है। डिश हो गया पकवान, डिलीशियस हो गया खुशबू, अच्छी खुशबू। आ रही है के लिए स्मेल्स। तो सब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पे नाउन है डिश, उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी कि जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है उसके साथ जोड़ कौन रहा है? स्मेल्स। तो ये हो गया लिंकिंग वर्ब। स्टूडेंट्स साउंडेड एक्साइटेड अबाउट द स्कूल ट्रिप, छात्र स्कूल यात्रा के बारे में उत्साहित थे। साउंडेड यहाँ पे थे के लिए आया है, एक्साइटेड उत्साहित के लिए, स्कूल ट्रिप स्कूल यात्रा, स्टूडेंट्स छात्र के लिए। ये साउंडेड जो है वो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, उसको सेंटेंस के बाकी हिस्से के साथ जोड़ रहा है, तो इसलिए साउंडेड जो है वो एक लिंकिंग वर्ब है। अभी आप बस यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उनको देखिए, ये लिंकिंग वर्ब्स के बारे में समझिए। सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है इसके पीछे ज़्यादा सिर मत फोड़िए, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। अभी आप अपने आप को कंसीडर कीजिए बिल्कुल एक बेसिक, जिसने अभी जस्ट इंग्लिश सीखना शुरू किया है, ग्रामर का एक पार्ट है वर्ब, उसको सीखना शुरू किया है। एक एक वर्ड करके सीखिए, पूरा सेंटेंस कैसे बना है वो हम बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स पे। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या करता है? An auxiliary verb is a verb that is used as a helping verb along with the main verb in a sentence to make it more meaningful. एक वाक्य में मुख्य क्रिया को और अधिक सार्थक बनाने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उन्हें ऑक्सिलरी क्रिया कहते हैं। सेंटेंस में कई बार एक मेन वर्ब होगा, मुख्य क्रिया, और उसको हेल्प करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब होगा। आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे कौन कौन से हैं, सेंटेंस कैसे बनता है उनका। अभी आप डेफिनेशन इसका समझ लीजिए अभी के लिए। तो वो दोनों मिलके इस सेंटेंस को और मीनिंगफुल बनाते हैं और सार्थक बनाते हैं, समझने के लिए और आसान करते हैं सामने वाले के लिए। इट इज यूज टू ऑल्टर द टेंस, मूड और वॉइस ऑफ द सेंटेंस।
इनका उपयोग वाक्य के काल, मनोदशा या आवाज को बदलने के लिए किया जाता है। सो बेसिकली वर्ब्स को यूज करके हम वाक्य, जो मेरा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है, उसको बता सकते हैं। आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे। अभी के लिए आप समझ लो, राम इज ईटिंग मैंगो। ईटिंग हो गया मेन वर्ब, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो ये बता रहा है कि राम आम खा रहा है, अभी एट प्रेजेंट खा रहा है। तो इस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस का टेंस बतलाता है, काल बतलाता है। मूड हो गया मनोदशा। मूड कहने का मतलब, सेंटेंस का मूड से हम समझते हैं कि एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, कोई फैक्ट बता रहा है, या किसी तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है सेंटेंस, या फिर किसी तरह का कमांड दे रहा है, हुक्म दे रहा है, या रिक्वेस्ट कर रहा है। बहुत तरह के सेंटेंसेस होते हैं, तो उनको ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के थ्रू हेल्प करके मेन वर्ब के साथ यूज करके हम सेंटेंस का ये मूड बता सकते हैं। और वॉइस, लो टोन है, पोलाइट टोन है कि थोड़ा हार्श टोन है, कड़क टोन है सेंटेंस का, वो सब ऑक्सिलरी वर्ब से पता चलता है। हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप ये डेफिनेशन समझिए इसका। आइए अब एक एग्जांपल देखते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, वाज, वर। ये इस पे मैंने एक पूरा एक अलग वीडियो बनाया है, आप उसको देखेंगे तो और बहुत अच्छे से क्लियर से समझ में आएगा। यहाँ पे भी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। जो वर्ब बी है, ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है, क्योंकि इसी से निकल के बना है इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, वाज, वर, ये सब, जो कि हमारे दिनचर्या में मतलब समझ लीजिए 99% टाइम्स हम ये सब यूज करते हैं। इन्हीं से सारे सेंटेंसेस बनते हैं, लिखना हो, बोलना हो, पढ़ना हो, कुछ भी। आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, आपको क्लियर से समझ में आएगा। और जो बी के सारे फॉर्म्स हैं वो तो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ही, हेल्पिंग वर्ब्स तो हैं ही, वो सहायक वर्ब्स जिन्हें कहते हैं। उनके अलावे यहाँ पे ये सारे वर्ब्स हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। ये सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ जुड़ के सेंटेंस को और मीनिंगफुल बनाते हैं और सार्थक बनाते हैं। विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड्स टू, डू, डिड। यहाँ पे मैंने ये लिखा है, अपार्ट फ्रॉम द वंस मेंशन्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, द बिलो मेंशन्ड आर आल्सो ऑक्सिलरी वर्ब्स। जो प्रीवियस स्लाइड में, पहले वाले स्लाइड में बी के जो सारे फॉर्म्स हैं जो मैंने मेंशन किया है, वहां पे मैंने लिखा है, उसके अलावा ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि बी के फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, एटसेट्रा। तो इनसे देखिए सेंटेंस कैसे बनता है। ही इज हैविंग हिज लंच। यहाँ पे हैविंग मेन वर्ब है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब। वह अपना दोपहर का भोजन कर रहा है। अगर सोचिए ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो सेंटेंस कैसा बनता। ही हैविंग हिज लंच। कुछ अधूरा सा लग रहा है सेंटेंस, कुछ पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही इज लगा दिया तो ये क्लियर हो गया कि हाँ, वह अभी अपना भोजन कर रहा है। ही इज हैविंग हिज लंच। आई एम वॉचिंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। एम के लिए हूँ, इज के लिए है, आर के लिए भी यहाँ पे है। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं। ये जब किसी वीडियो में मैंने ये बतलाया है कि हम जब भी बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में बात करते हैं। तो उसमें डिटेल से मैंने बताया है कब क्या यूज होगा, इज कहाँ यूज होगा, एम कब यूज होगा, आर कब यूज होगा। तो उस वाले वीडियो में वो आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब आप समझिए कि मेन वर्ब के साथ जुड़ के ये सेंटेंस को कैसे कंप्लीट कर रहा है। दे आर गोइंग टू दिल्ली। गोइंग हो गया मेन वर्ब, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब। वे दिल्ली जा रहे हैं, आर के लिए हैं। दे हैव कम टू देयर विलेज आफ्टर सो मेनी ईयर्स। वे इतने सालों के बाद अपने गांव आए हैं। मेन वर्ब हो गया कम, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैव, हैं, कम, आए।
विलेज गांव, आफ्टर सो मेनी ईयर्स, इतने सालों के बाद, इतने सालों बाद। तो इस तरह से हैव यहाँ मेन वर्ब के साथ जुड़ के इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। वरना सोचिए, दे कम टू देयर विलेज आफ्टर सो मेनी ईयर्स, ये कुछ अटपटा सा सेंटेंस लग रहा है, क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हैव लगा दिया तो क्लियर हो गया। दे हैव कम टू देयर विलेज आफ्टर सो मेनी ईयर्स, वे इतने सालों बाद अपने गांव आए। रोहित हैज फाइनली अपीयर्ड फॉर द एग्जाम्स, रोहित आखिरकार परीक्षा के लिए उपस्थित हो गया है। हैज फाइनली अपीयर्ड, उपस्थित हो गया है, अपीयर्ड मतलब उपस्थित होना। मेन वर्ब है अपीयर्ड, फाइनली एक एडवर्ब है। कई बार डायरेक्ट हो सकता है हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब ना हो उसके बगल में, उसके पहले एक एडवर्ब भी आ सकता है कई बार। तो इस तरह से अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। सुमन एंड पूजा हैड गॉन टू द मार्केट, हैड गॉन, गो का ये पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म है, V3, गॉन, गो, वेंट, गॉन, उसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब जुड़ गया हैड, तो सेंटेंस बन गया सुमन और पूजा बाजार गए थे। और एग्जांपल्स देखते हैं। आप लोग भी पानी वानी पी लीजिए काफी लंबा प्रेजेंटेशन चल रहा है, काफी लंबा टॉपिक चल रहा है, थोड़ा बीच बीच में ब्रेक ले लीजिए, दिमाग को स्थिर कीजिए, फोकस कीजिए, भटकने मत दीजिए। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन, इंसानी दिमाग बहुत जल्दी भटकता है इधर उधर, तो आप अभी फिलहाल इस पर फोकस करिए। आई प्रॉमिस दैट आई विल डू गुड इन एग्जाम्स, मैं वादा करता हूं कि मैं परीक्षा में अच्छा करूंगा। डू हो गया मेन वर्ब, विल हो गया हेल्पिंग वर्ब। वुड यू लाइक टू हैव सम पिज्जा, क्या आप कुछ पिज्जा लेना चाहेंगे। हैव हो गया यहाँ पे मेन वर्ब, वुड हो गया हेल्पिंग वर्ब। हैव मतलब होता है लेना, वुड यहाँ पे आ जाएगा क्या, क्या आप कुछ पिज्जा लेना चाहेंगे, लाइक मतलब चाहना होता है। शी मे हैव लाइक्ड योर प्रेजेंटेशन, हो सकता है कि उसे आपकी प्रस्तुति पसंद आई हो, प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुति। लाइक्ड यहाँ पे मेन वर्ब है, पसंद करना। मे का होता है कि आई हो, शायद आई हो या शायद ना भी आई हो, दोनों चीज हो सकता है। मे का मतलब दोनों होता है, मे और मे नॉट ऐसे यूज करते हैं। राजीव माइट बी एबल टू हेल्प यू विद द असाइनमेंट, हेल्प हो गया मेन वर्ब, माइट बी यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। राजीव असाइनमेंट में आपकी मदद करने में सक्षम हो सकता है। कैन यू डू इट, जरूरी नहीं कि सेंटेंसेस ही बनाए, केवल क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। डू है मेन वर्ब, कैन हो गया अपना ऑक्सिलरी वर्ब। क्या आप यह कर सकते हैं, तो इस तरह से आप क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। नेक्स्ट और एग्जांपल्स है, थोड़ा ब्रेक लीजिए, सांस लीजिए, जब तक ये एनिमेशन को एंजॉय कीजिए, पूरा सेंटेंस बन जाएगा तब बताता हूँ। I could find some time to finish it by tomorrow, मैं कल तक इसे पूरा करने के लिए कुछ समय निकाल सकता हूँ। फाइंड हो गया मेन वर्ब, कुड हो गया हेल्पिंग वर्ब। अभी आप सेंटेंस फॉर्मेशन पे मत जाइए कि इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस बनेगा कैसे, इसका हिंदी कैसे होगा, हिंदी पता है तो इसका इंग्लिश कैसे होगा। अभी बिल्कुल बेसिक समझिए अपने आप को कि मैं बस अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया हूँ, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब, वो सीख रहा हूँ। एक एक वर्ड, वर्ड बाय वर्ड, ईंट बाय ईंट, एक एक ईंट जोड़ के दीवार बनती है, मैंने अपने सेकंड वीडियो में बताया। सेंटेंस फॉर्मेशन हम आगे देख लेंगे, अभी के लिए केवल आप ऑक्सिलरी वर्ब समझिए। आई शैल कॉल फ्रॉम द एयरपोर्ट, कॉल मेन वर्ब है, शैल हेल्पिंग वर्ब है। मैं हवाई अड्डे से फोन करूंगा, आई शैल। वी शुड सी द रिजल्ट्स शॉर्टली,
हमें जल्द ही परिणाम देखने को मिलेगा। सी मेन वर्ब है, शुड हो गया हेल्पिंग वर्ब। ही मस्ट विजिट द हॉस्पिटल बिफोर इट्स टू लेट, विजिट हो गया अपना मेन वर्ब, मस्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब। वी ऑट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ऑट टू, ये मॉडल वर्ब है एक तरह का, मैंने बताया था, जो कर्तव्य ऑब्लिगेशन वाला पार्ट है, वो वाला वर्ब है ये। नेक्स्ट देखते हैं, 3 एग्जाम्पल और हैं, इन्हें देखते हैं, फिर एक्सरसाइजेस बनाएंगे। ही नीड्स टू गो टू द मार्केट, उसे बाजार जाने की ज़रूरत है। गो हो गया मेन वर्ब, नीड्स हो गया हेल्पिंग वर्ब। आई डू लाइक दिस काइंड ऑफ म्यूजिक, मुझे इस तरह का संगीत पसंद है। लाइक करना हो गया मेन वर्ब, डू हो गया हेल्पिंग वर्ब। डिड ही कंप्लीट हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड, क्या उसने बिस्तर पर जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा किया। कंप्लीट हो गया अपना मेन वर्ब, डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस बना रहे हैं, इसलिए डिड को पहले रखा है। इसके पहले आपने देखा था कि कैन से हमने सेंटेंस बनाया था, कैन यू डू इट। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चनिंग सेंटेंस बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखते हैं। इज, एम, आर, कैन, डिड, इस तरह से। ओके, सो फंक्शन के हिसाब से, यानी कि अपने कार्यों के हिसाब से कौन किस तरह का काम करता है, उसके हिसाब से अभी तक हमने जितने वर्ब्स देखे वो 5-6, वो उतना फंक्शन के हिसाब से है। एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब, इनके अलग अलग काम हैं अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग तरह के सेंटेंस बनाने के लिए, तो इसलिए उनको उस कैटेगरी में रखा था। अभी लास्ट ये 2 वर्ब देख लीजिए, ये कुछ नहीं है, फंक्शन के हिसाब से नहीं है, बस इनका एक फॉर्म होता है, अपना एक रूप है, इसलिए इन्हें 2 तरीकों में बांटा गया है। पहला है रेगुलर वर्ब्स। A regular verb is one that forms its simple past tense and its past participle by adding ed, d और ied to the base form of the verb. एक नियमित क्रिया वह है जो क्रिया के आधार रूप में, बेस फॉर्म, आधार रूप में ed, d या ied जोड़कर अपने सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल का निर्माण करती है। मैंने 2 वीडियो बनाए हैं अभी तक, जिसमें कि आपको बताया है कि हर एक वर्ब का 5 या उससे ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं। तो उसमें जो पहला है वो है बेस फॉर्म किसी भी क्रिया का, किसी भी वर्ब का। उसके बाद आता है सिंपल पास्ट टेंस और फिर आता है पास्ट पार्टिसिपल। गो बेस फॉर्म है, वेंट सिंपल पास्ट है और गॉन पास्ट पार्टिसिपल है। तो रेगुलर वर्ब्स का सीन ये है कि इनका जो सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म बनता है वो मात्र मेन वर्ब में, जो वर्ब का बेस फॉर्म है, आधार रूप है, उसमें सिर्फ ed, d या ied जोड़ने से बन जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्लीन, बेस फॉर्म क्लीन है, इसमें ed जोड़ दिया तो इसका सिंपल पास्ट टेंस बन गया क्लीन्ड। पास्ट पार्टिसिपल भी इसका क्लीन ही रहेगा, सिर्फ ed जोड़ने से बन गया। प्ले का प्लेड, प्लेड। अराइव में सिर्फ d जोड़ने से इसका सिंपल पास्ट टेंस बन गया अराइव्ड। पास्ट पार्टिसिपल भी अराइव्ड ही रहेगा। ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है ये आगे बताऊंगा किसी वीडियो में। सिंपल पास्ट टेंस तो आपको पता ही है, सिंपल पास्ट टेंस भूतकाल का सबसे जो बेसिक फॉर्म होता है। क्राई में वाई हटा के आईईडी जोड़ दिया हमने तो बन गया क्राइड, और पास्ट पार्टिसिपल भी क्राइड ही है इसका, सिंपल पास्ट टेंस भी क्राइड है और पास्ट पार्टिसिपल भी क्राइड है। फ्राई के साथ भी वही है, वाई हटा के आईईडी जोड़ दिया तो ये बन गया फ्राइड, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल दोनों। ओके, तो हमने इसके पहले देखा रेगुलर वर्ब्स सिर्फ डी, ईडी और आईडी लगाने से बनता था। इरेगुलर वर्ब क्या करता है, यूज कंप्लीटली ओरिजिनल वर्ड्स टू फॉर्म देयर डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स। ये बिल्कुल ही जो बेस फॉर्म है उससे कुछ हटके ही अलग ही ये इनके सिंपल पास्ट टेंस वाले और पास्ट पार्टिसिपल वाले फॉर्म्स होते हैं। अपने विभिन्न क्रिया रूपों को बनाने के लिए पूरी तरह से मूल शब्दों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल ही नए शब्दों का प्रयोग करते हैं,
अपने सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल को बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। बेस फॉर्म है सिंग, इसका पास्ट टेंस बन गया सैंग। देखिए ईडी नहीं लगा, कुछ नया ही रूप रूप लिया इसने। पास्ट पार्टिसिपल बन गया सन, अलग अलग सिचुएशंस में यूज होता है, आगे देखेंगे हम। स्लीप का बन गया स्लेप्ट, पास्ट पार्टिसिपल भी स्लेप्ट है। रन का बना रैन और फिर रन। अराइज का अरोज, अराइजन। अवेक का अवोक, अवोकन। बिकम का बिकेम, बिकम। तो देखिए कई बार ऐसा होगा कि पास्ट पार्टिसिपल और बेस फॉर्म सेम ही रहेगा। रन का रन है, बिकम का बिकम है। बिगिन का बनता है बिगैन और फिर बनता है बिगन। बेंड का यानी मोड़ना, इसका मतलब होता है झुकना, बेंड। इसका बनता है सिंपल पास्ट टेंस बेंट और पास्ट पार्टिसिपल भी बेंट ही है। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, वर्ब्स के बारे में हमने जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। 99% कवर हो गया है। छोटे मोटे दो चार और वर्ब हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वो सब आगे चल के देख लेंगे। जो मेन आपका था वर्ब वाला पार्ट, वो यही इतना था। आइए अब एग्जांपल्स, इसका कुछ एक्सरसाइजेस बनाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको सही वर्ब चुन के, वर्ब का हर एक वर्ब का दो दो फॉर्म होगा, उसका सही वाला फॉर्म चुन के यहाँ पे लिखना है आपको। ही ब्लैंक टू कॉलेज एवरी डे। तो यहाँ पे ही गोज टू कॉलेज एवरी डे करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है? क्योंकि ही जो है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस या फिर ई एस वाला फॉर्म लगाते हैं। गो का बनता है गोज, किसी किसी वर्ब का सिर्फ एस लगाने से ये जो वर्ब का पांचवा फॉर्म है V5 यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला। सिंपल प्रेजेंट टेंस तब यूज करते हैं जब कोई काम अक्सर होता है। अब यहाँ पे देखिए, ही गोज टू कॉलेज एवरी डे, वह हर दिन कॉलेज जाता है। तो ऐसे कामों के लिए जो कि अक्सर होते हैं, हर दिन होते हैं, ऐसे कामों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला फॉर्म यूज करते हैं। तो गो का सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला जो फॉर्म है वो है गोज। गोइंग, इसका V4 वाला फॉर्म है, ING वाला फॉर्म। वो तब यूज करेंगे जब कोई काम भी हो रहा है। ING वाला फॉर्म हम वर्ब के साथ तब जोड़ते हैं जब कोई काम अभी एट प्रेजेंट हो रहा है, उसको बतलाने के लिए। आगे सेंटेंसेस में देखेंगे। माई यंगर ब्रदर ब्लैंक टू मुंबई लास्ट मंथ। अब यहाँ पे गो यूज होगा या वेंट यूज होगा। तो देखिए गो जो है वो वर्ब का बेस फॉर्म है, वेंट जो है वो सिंपल पास्ट टेंस वाला फॉर्म है। तो सेंटेंस में क्या हो रहा है, माई यंगर ब्रदर ब्लैंक टू मुंबई लास्ट मंथ, पिछले महीने। तो क्लियर कट है कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, तो इसलिए भूतकाल वाला फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट टेंस वाला। माई ब्रदर वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ, यहाँ पे गो लगाना गलत होगा। माई ब्रदर गो टू मुंबई लास्ट मंथ, ये गलत है। गो का इस्तेमाल तब करेंगे जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए हो रहा है। फर्स्ट पर्सन यानी आई गो टू कॉलेज एवरी डे। ये सेंटेंस अगर ऐसा होता, यहाँ ही की जगह आई होता, तो गो लगा सकते थे। आई गो टू कॉलेज एवरी डे, मैं हर दिन कॉलेज जाता हूँ। गो का जाता हूँ। गोज, वह जाता है। माई यंगर ब्रदर वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ, मेरा छोटा भाई पिछले महीने मुंबई गया था। He blank suffering from fever since last night. He has been suffering from fever since last night. Has been, ये वाला फॉर्म तब यूज करते हैं जब कोई काम पहले शुरू हुआ था पास्ट टेंस में और अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। He has been suffering from fever since last night, पिछली रात से
वह बुखार से सफ़र कर रहा है, उसको बुखार हुआ है पिछली रात से और अभी तक है कंटिन्यू। तो ऐसे सिचुएशन में हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। ही ब्लैंक जस्ट नाउ, ही हैज़ अराइव्ड जस्ट नाउ, आई blank working for 2 hours. I have been working for 2 hours. 2 घंटा पहले काम करना शुरू किए थे और अभी तक कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हैव बीन वाला फॉर्म यूज होगा, जैसे यहाँ पे हैज बीन वाला हुआ था। हैज लगा था क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई, इसलिए हैव लगेगा। आई ब्लैंक इन पटना सिंस 1998। आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस 1998। बीन मैंने बताया था तब लगता है जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, और हैव इसलिए लगेगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर फॉर्म है। तो इसलिए आई हैव बीन लिविंग इन पटना सिंस 1998। मैं पटना में 1998 से रह रहा हूँ, अभी तक रह रहा हूँ। 1998 में रहना शुरू किया था और अभी तक रह रहा हूँ। द मुगल्स ब्लैंक द बैटल ऑफ पानीपत। अब यहाँ पे हैव नहीं यूज होगा क्योंकि काम की कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है। यहाँ पे काम की कंटिन्यूटी जहाँ दिखती है कि हाँ भाई काम पहले शुरू हुआ था और अभी तक हो रहा है, वहाँ पे हैव बीन इस तरह से लगाते हैं। मुगलों ने जीता था पानीपत की लड़ाई, तो सिर्फ वोन यूज करेंगे, हैव वोन नहीं। महात्मा गांधी डाइड इन 1948। हैज डाइड कहना गलत होगा। अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, इनको आप बनाइए इत्मीनान से, वीडियो पॉज करके एक एक सेंटेंस को समझ के, अच्छे से एक एक वर्ड को समझ के कहाँ पे क्या यूज होगा आप इसको बनाइए। सही बने गलत बने कोई बात नहीं, इट्स ओके। जरूरत पड़े तो फिर से एक बार पीछे जाइए और पूरा वर्ब एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार आपका दिमाग और खुलेगा और नई नई चीजें सीखेंगे आप। वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिटिकल टॉपिक है। एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसको 2-3 बार रिवीजन करना पड़ेगा। पहली बार समझ में ना आए तो घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे यार क्या है, सब ऊपर से जा रहा है, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा समझ में। बहुत ईजी है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। बस 2-3 बार रिवीजन कीजिए अच्छे से, स्लो स्लो, बिल्कुल स्लो। कोई अपने आप को प्रेशर नहीं देना है कि जल्दी जल्दी सीखना है। आराम से धीरे धीरे सीखिए, जितना आराम से सीखिएगा उतने अच्छे से सीखिएगा। हमेशा हमेशा के लिए सीख जाइएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा, तो उस तरह का काम नहीं करना है। इनको भी आप बनाइए। आंसर्स मैंने आगे दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर्स, वो हम बाद में देखेंगे, बट आप पहले अभी वीडियो पॉज करके इत्मीनान से सबको बनाइए। अब यहाँ पे हर एक वर्ब का 3 अलग अलग रूप दिया हुआ है, उसमें से करेक्ट वाला रूप सेलेक्ट करना है। इट वॉज टॉम हु अलर्टेड द पुलिस। यहाँ पे अलर्ट और अलर्ट्स यूज नहीं होगा, अलर्टेड, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है। टॉम करके कोई बंदा है, लड़का है, उसने पुलिस को अलर्ट किया था, इसलिए यहाँ पे अलर्टेड वाला फॉर्म होगा। ये बाकी के आप बनाइए, आंसर्स मैंने आगे दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स, ये वाले जो एग्जांपल्स हैं इनमें मॉडल वर्ब्स यूज होगा। मॉडल वर्ब्स के बारे में मैंने पढ़ाया था, आप एक बार फिर से उसको चले जाइए उस वाले पेज में। मैं यहाँ पे आप लोग को मॉडल वर्ब दिखलाने का सोच रहा हूँ। ये रहा, इस वाले पेज पे आइए, इसके एग्जांपल्स देखिए आप, सारे मॉडल वर्ब्स को एक एक करके फिर से देखिए, तो आपको ये क्लियर से समझ में आ जाएगा।
फिर से चलते हैं एक्सरसाइजेज में। ये वाले भी आप बनाइए इत्मीनान से। अब यहाँ से आंसर शुरू हो गए। देखिए मैंने बताया था ना, ही गोज टू कॉलेज एवरी डे। माई यंगर ब्रदर वेंट टू मुंबई लास्ट मंथ। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट। ही हैज़ अराइव्ड जस्ट नाउ। तो इस तरह से सारे आंसर्स मैंने दिए हुए हैं। आप अपने वाले आंसर्स को क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है। इट वॉज टॉम हु अलर्टेड द पुलिस। तो इस तरह से आप सारे अपने चेक कीजिए। गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, एक बार में सही हो जाए ज़रूरी भी नहीं है। सर एक बार में सही हो जाता तो फिर दुनिया के आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होते। तो इस तरह से आप फिर से रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए जो मैंने पढ़ाया है, और फिर से एक्सरसाइजेस पे आइए, उनको बनाइए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे गलतियां कम होंगी आपकी, सही आंसर ज़्यादा लिखेंगे आप। तो इस तरह से वर्ब का ये चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उसका पूरा अच्छे से जवाब दूंगा। और बाकी के मेरे वीडियोस भी आप रेफ़र कीजिए, बिल्कुल डे वन से। डे वन वाले वीडियो में मैंने बताया है कि अपने दिमाग से इंग्लिश सीखने का डर कैसे मिटाएं। हम जब भी इंग्लिश सीखने का सोचते हैं तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि यार बहुत ही वास्ट लैंग्वेज है, बहुत बड़ा लैंग्वेज है, मेरे से होगा नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं, हिंदी से ज़्यादा आसान है इंग्लिश सीखना। कोई रशियन या फ्रेंच अगर हिंदी सीखना चाहे तो उसको ज़्यादा मुश्किल होगा, इंग्लिश सीखना ज़्यादा आसान है। ठीक है दोस्तों, अलविदा, थैंक यू, बाय बाय।